बचा छोटा सा पार्ट है, बचे खुद से छोटा जो पार्ट है ना एलआर एडजस्टमेंट की, वो आज करेंगे। ये भी इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट जितना सेल्स एंड लीज बैक था, बाकी और पार्ट था, उतना उससे कंपेयर में थोड़ा सा कम इम्पोर्टेंट है, लेकिन फिर भी इसको अपन इग्नोर नहीं करके चलेंगे, इसको भी करके चलेंगे। एलआर एडजस्टमेंट में क्या होगा, एलआर एडजस्टमेंट में जैसे कि है ना, आपकी रेंट है, कितनी रेंट पे कर रहे हो, एलआर एडजस्टमेंट की रेंट पे कर रहे हो कितनी। सपोज आपकी रेंट है कितना, 10,000 है ना, जो आप लेसर को पे करोगे। ठीक है, लेसर को 10,000 पर ना पर मंथली पे करोगे, लेकिन किसी मंथ है ना, फर्स्ट मंथ क्या किया आपने, सिर्फ 8,000 पे किया। सेकेंड मंथ क्या किया, सेकेंड मंथ किया आपने कितना हो गया, 12,000। तो बताओ फर्स्ट मंथ में कितना एडजस्टमेंट करना बाकी रह गया, 2,000 एडजस्टमेंट है ना, आपको और डेबिट करना पड़ेगा नेक्स्ट मंथ में। तो ये 12,000 जो पेमेंट किया, यही इस 12,000 में 10,000 इस मंथ की और ये 2,000 पिछले मंथ की जो है वो एडजस्टमेंट किया जाएगा, है ना। इसी को अपन कहेंगे एलआर एडजस्टमेंट। हेलो, हाँ फोन किया था मैंने। अच्छा, मैं अभी राकेश सर से ही बात किया था। मैं एग्जाम, मेरा डेट अनाउंस हो गया है ना पेपर की, तो फिर मैं लीव के लिए लेट गया है ना। तो सर ने बताया मुझे कि जो 6 महीना की तुमने जो डेको की किया ना, तो वो उसकी प्रॉपर वो क्वेरी सारी चीज, वो हर चीज वो जो निकला ना मिस्टेक, वो सारी चीज एक प्रॉपर एक्सेल में बना के मेल कर दो। ठीक है, तो आगे ये था कि मेरे को कुछ क्वेरी था है ना पूछने के लिए, तभी मैं प्रॉपर कंक्लूजन पे पहुंचूंगा, है ना। तो क्वेरी ये था कि जो आपको मैंने एक अप्रैल की जो क्वेरी भेजा था ना, एक बार वो चेक कर लो। अप्रैल मंथ अगर सही है तो मैं आगे कंटिन्यू करूंगा, और फिर सही रहेगा, फिर कोई दिक्कत नहीं होगा मुझे, है ना। एक बार आप चेक करके मुझे बता दो, है ना। ओके, तो इस तरह से एलआर एडजस्टमेंट, इस तरह से अपन एलआर एडजस्टमेंट करते हैं, इसी को एलआर एडजस्टमेंट कहते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है ना। लेकिन आपको यही पता होना चाहिए कि देखो, आप एक डायग्राम बना के मैं दिखाता हूँ, फिर आप समझ जो कि है ना एलआर एडजस्टमेंट। एक एग्जांपल लेके देख लो, एग्जांपल है ना एलआर एडजस्टमेंट की, एलआर एडजस्टमेंट। ठीक है, एलआर एडजस्टमेंट मतलब लीज रेंट एडजस्टमेंट, वही जो जिस मंथ में ज्यादा पे किए। अब देखो एक बात यहाँ पे देखो, अगर थर्ड मंथ होता है, यहाँ पे थर्ड मंथ है ना, थर्ड मंथ में आप एडजस्ट किए, अगर यहाँ पे कितना से 10,000 मंथ है ना, तो यहाँ पे थर्ड मंथ में 15,000 पे किए। ठीक है, थर्ड मंथ में कितना पे कर दिए, 15,000। अब बताओ यहाँ पे आपको रेंट देना था कितना, यहाँ पे रेंट कितना देना था, 10,000 देना था, लेकिन आपने कितना रेंट पे कर दिया, 5,000 एक्स्ट्रा, मतलब ज्यादा। अब नेक्स्ट मंथ जो आप पे करोगे नेक्स्ट मंथ, तो ये रेंट 5,000 जो एक्स्ट्रा है ना, 5,000 ये आपको क्रेडिटेड हो जाएगा, क्योंकि इतना पेमेंट नहीं करना पड़ेगा नेक्स्ट मंथ, आपको सिर्फ 5,000 पेमेंट करना पड़ेगा। ये 5,000 आपका एडजस्टमेंट हो जाएगा। ठीक है, ये 5,000 क्या हो जाएगा, एडजस्टमेंट। इस ज्यादा पे कर दिए तो 5,000
क्रेडिटेड एडजस्टमेंट हो जाएगा, है ना, एडजस्टमेंट होगा क्रेडिट रूप से, मतलब आपको इतना नहीं पे करना पड़ेगा, ये रेंट आपने ऑलरेडी पे कर दिया, और कम है तो अगले मंथ में आपको ज्यादा पेमेंट करना पड़ेगा, वो डेबिट हो जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे जितना आपको एडजस्टमेंट करना बाकी है, जैसे आप 8,000 पे किए, 10,000 में से आप एडजस्टमेंट करना कितना बाकी है, 2,000, तो 2,000 यहाँ पे डेबिट होगा क्योंकि इतना पेमेंट करना है। और यहाँ पे 15,000, 2,000 आपने 5,000, 2,000 रेंट हो गया, 5,000 ज्यादा दिया, तो यहाँ पे अगला मंथ पेमेंट करना नहीं है 5,000, ये 5,000 डेबिट, 5,000 डेबिट में इतना तो आपने ज्यादा पेमेंट कर दिया, एडजस्टमेंट में 5,000 ज्यादा जाएगा, है ना, क्रेडिट के रूप में जाएगा क्योंकि आपने ज्यादा पेमेंट किया। ठीक है, इसी को कहते हैं LR एडजस्टमेंट। बस देखते हैं, ले लो एग्जांपल के रूप में ईयर 1 ले लो। ईयर 1 लीज रेंट जो पेमेंट कर रहे हो, है ना, कितना पेमेंट कर रहे हो और उस पे LR एडजस्टमेंट क्या बन रहा है। ठीक है, LR एडजस्टमेंट क्या बन रहा है। चलो ईयर 1 ईयर हो गया। ठीक है, ईयर 1 में लीज रेंट कितना पेमेंट किए, 96। लीज रेंट कितना है, लीज रेंट है हर साल कितना, 96,000 इतना आपको हर साल पेमेंट करना पड़ेगा, या मंथली बेसिस में हो या ईयरली बेसिस में हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई भी एज्यूम कर लो। अब 96,000 में आप अगर पेमेंट करोगे सिर्फ 48,000 LR एडजस्टमेंट में आपको अगले नेक्स्ट पेमेंट में और आपको कितना पेमेंट करना है ये बताओ। अगले मतलब ये सिंपल समझो कि LR एडजस्टमेंट कितना चला जाएगा, मतलब आपने सिर्फ 48,000 दिया तो एडजस्टमेंट में 48,000 और आपको डेबिट करना पड़ेगा, मतलब और नेक्स्ट टाइम जो पेमेंट करेगा वो रेंट और प्लस जो एडजस्टमेंट में था बाकी 48,000 वो भी आपको पेमेंट करना पड़ेगा। डेबिट मतलब पेमेंट और करना पड़ेगा, क्रेडिट मतलब उतना से आपको नहीं पेमेंट करना पड़ेगा, आपने ऑलरेडी पे कर चुके हो इसीलिए। तो नेक्स्ट पेमेंट 96,000, नेक्स्ट ईयर में आप पेमेंट कर रहे हो पूरा सिर्फ 96,000 कर रहे हो, तो LR एडजस्टमेंट में क्या होगा, ईयर 2 के लिए नील होगा, क्यों, ईयर 2 में आपका कोई LR एडजस्टमेंट नहीं बना, ये मान सकता हूँ, लेकिन ईयर 1 में एडजस्टमेंट बन रहा था 48,000, ये आपको पेमेंट एक्स्ट्रा करना पड़ेगा ही, इतना दोगे तभी ईयर 1 की रेंट पूरी कंप्लीट होगा, पूरा रेंट कंप्लीट होगा। चलो अभी ईयर 3 में जो फाइनल, अगर ईयर 3 फाइनल एडजस्टमेंट, अगर ईयर 3 फाइनल रेंट पेमेंट का टाइम सेट कर दिया है, ईयर 3 के बाद कोई लीज नहीं चलेगा, तो यहीं पे सारा पेमेंट करना पड़ेगा। तो 48,000 पहले की एडजस्टमेंट और 96,000 इस बार की, तो कितना पेमेंट करना पड़ेगा, 44,000। इसका मतलब ये हुआ कि LR एडजस्टमेंट में आपकी ये 48,000 जो है एक्स्ट्रा है, 96,000 इस मंथ की और 48,000 उस मंथ की, वो क्रेडिट हो गया, तभी ये डेबिट मतलब प्लस माइनस क्या हो जाएगा, नील, तभी जाकर नील हो जाएगा। ठीक है, प्लस और माइनस क्या हो गया, नील हो गया। तो इसी को कहते हैं LR एडजस्टमेंट। कितना आसान है, बस यहाँ पे अब क्या करना है, एंट्री पास कर देना है, यहाँ पे जो है ना इस एंट्री पास कर देना है। चलो मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। चलो यहाँ पे एंट्री पास करना है। एंट्री जैसे यहाँ पे LR एडजस्टमेंट आया था, वहीं उसी साइड में वहीं पे लिखो जो यहीं पे LR एडजस्टमेंट था, यहाँ पे क्या था, ईयर था। चलो एक बार फिर से इरेज करने दो। यहाँ पे क्या था, मैंने क्या बनाया था, ईयर बनाया था 1 2 3, ये समथिंग जो अभी मैंने लिखा वही, और ये लीज रेंट जो अभी था 96,000, और उसके बाद LR एडजस्टमेंट जो पेमेंट किया वो पेमेंट था, वही डायग्राम अब उसी को कंटिन्यू कर रहा हूँ। और LR एडजस्टमेंट, ये LR एडजस्टमेंट जो LR एडजस्टमेंट यहाँ पे डेबिट बना था, यहाँ पे नील था और यहाँ पे क्रेडिट था। ठीक है,
और इसी कंटिन्यू करो जर्नल एंट्रीज, यहीं पे लिखो जर्नल एंट्रीज। अब मुझे बताओ इसकी जर्नल एंट्रीज क्या होगा। डेबिट है, एलआर एडजस्टमेंट क्या है, डेबिट। ये एलआर एडजस्टमेंट कोई बड़ा एंट्री इश्यू मत क्रिएट करना। जनरल एंट्री क्या है, सबसे पहले ये बताओ, जब जनरल एंट्री क्या होगा, जब रेंट पे करोगे तो जनरल एंट्री क्या होता है। रेंट जब पे करते हो तो आप जो रेंट पे करते हो तो उसका जनरल एंट्री क्या होता है, रेंट P&L अकाउंट डेबिट टू लीज रेंट अकाउंट, क्योंकि लीज रेंट कहाँ पे से डेबिट हो जाता है, P&L अकाउंट में। ये देखते हैं जनरल एंट्री, ठीक है। जब जनरल एंट्री ये होता है तो यही इसी पे जहाँ पे लीज एलआर एडजस्टमेंट डेबिट होगा तो यहाँ पे एक्स्ट्रा एड हो जाएगा डेबिट। अगर एलआर एडजस्टमेंट जहाँ पे क्रेडिट हो रहा है तो यहाँ पे आके क्रेडिट हो जाएगा, है ना, टू एलआर एडजस्टमेंट। समझा, नहीं समझा क्या, देखो अब समझोगे। ये है जनरल एंट्री। इसी एंट्री की है ना, इसी एंट्री को अपन बेस बना, इसी एंट्री को हमेशा बेस बनाना। चलो ईयर 1 में कितना था, 48,000 था डेबिट, 48 किया था, है ना, 48 किया था। और यहाँ पे भी 48 के CR था, यहाँ पे ये डेबिट था। तो जनरल एंट्री क्या होता है, यहाँ पे डेबिट था तो अपन को हमें जनरल एंट्री पास कर दो, P&L अकाउंट डेबिट। और याद रखना ये डेबिट है तो एलआर एडजस्टमेंट भी डेबिट होगा, एलआर एडजस्टमेंट अकाउंट को भी डेबिट करो। और P&L अकाउंट में कितना, P&L अकाउंट में कितना जाएगा अमाउंट, जितना पे किया, कितना पे किया था, 48,000 किया था ना, 48 किया था ना, तो 48,000 और एलआर एडजस्टमेंट में कितना है, ये 48,000, इतना और पेमेंट करना, एडजस्टमेंट करना है बाकी। टू लीज रेंट मतलब टोटल रीजन दोनों मिलाकर 96,000, ये ईयर 1 हो गया। और इसी तरह से ईयर 2 में क्या एंट्री बनेगा, जनरल एंट्री पे पास कर दो। जनरल एंट्री क्या है, P&L अकाउंट डेबिट टू लीज रेंट टू एलआर टू लीज रेंट। अब बताओ इस पे क्या होगा, इस पे तो पूरा ईयर 2 में कोई एडजस्टमेंट है ही नहीं, ईयर 2 में कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो बस 96,000, इसमें कोई एडजस्टमेंट है ही नहीं। अब ईयर 3 में जाओ, ईयर 3 में सबसे पहले जनरल एंट्री पास कर दो, जनरल एंट्री पास कर दो, P&L अकाउंट डेबिट टू एलआर अकाउंट। अब मुझे ये बताओ यहाँ पे एडजस्टमेंट क्रेडिट है डेबिट, क्रेडिट है तो यहाँ पे भी क्रेडिट कर दो टू एलआर एडजस्टमेंट, टू एलआर लीज रेंट एडजस्टमेंट करना। कितना बाकी था एडजस्टमेंट में, 48,000 और लीज रेंट कितना है 96,000 और पेमेंट कितना किया 144,000, 1,44,000, ठीक है। बस यही तो है मेन एंट्री, ये बेस एंट्री है जिस पे डेबिट हुआ एलआर एडजस्टमेंट, वहां पे डेबिट करना, और जो जहाँ पे क्रेडिट वहां पे वो क्रेडिट हो गया बस। अब अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, ये लिख लो, इसको लिखो, फिर अपन नेक्स्ट पेज पे आते हैं। लिख लिया, चलो अपन नेक्स्ट पे जाओ। अब यहाँ पे लिखो अकाउंटिंग एंट्रीज। अब इसमें कुछ एंट्रीज आपको पास करना पड़ेगा, जैसे कि कोई है ना, जैसे आप असेट लेते हो, खरीदते हो, लीज पे लेते हो, कोई भी चीज तो ट्रांजैक्शन कैसे रिकॉर्ड करते हो, इंट्रीज के जरिए ही रिकॉर्ड। कोई भी काम है ना, कोई भी बुक्स रिकॉर्ड अगर मेंटेन करना हो, बनाना हो, तो सबसे पहले है ना अकाउंट के एक सिस्टम है, सबसे पहले आप उस चीज को, उस ट्रांजैक्शन को जर्नल एंट्रीज पास करो, तो उसी चीज को अपन पास करेंगे, है ना। इस केस में है ना सबसे नंबर ए में एंट्री हमेशा याद रखना, नंबर ए में ये एंट्री पास करेंगे लीज रेंट की, लीज रेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे, लीज रेंट अकाउंट डेबिट और क्रेडिट करेंगे अपना लायबिलिटी को। लायबिलिटी कौन है, लेसर, जिसको अपन पे करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे बीइंग लीज रेंट
लीज रेंट ड्यू, ये ड्यू एंट्री हो गया। और जब ड्यू होगा तो इसको पेमेंट भी तो करना पड़ेगा ना, तो लेसर को पेमेंट कर दो। एक बार लेसर को ड्यू किया अपन, जितनी अमाउंट से होगा उतनी अमाउंट से, और फिर उसको अपन पेमेंट कर देंगे लेसर अकाउंट को रिवर्स करके, मतलब डेबिट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, मतलब उसको पेमेंट हो गया। टू पेमेंट करेंगे तो अपन कहाँ से करेंगे, कैश करेंगे, है ना। तो टू बैंक अकाउंट मतलब अपने हाथ से क्या चला गया, कैश चला गया। ये एंट्री पास करना, जितना पेमेंट चला गया उतना पेमेंट, और जितना लेसर को पेमेंट करना है वही पेमेंट यहाँ पे आएगा। और नंबर सी में करना पेमेंट एलआर एडजस्टमेंट की, जो अभी जस्ट किए ना एलआर एडजस्टमेंट की एंट्री, वही। अब ये तो थ्योरी हो गया। अब अपन जो अभी एग्जाम्पल किए ना, उसी एग्जाम्पल के आधार पर मैं चाहता हूँ कि ईयर 1 की एंट्री पास करो। ईयर 1 की एंट्री क्या होगा, ईयर 1 की एंट्री नंबर ए, ईयर 1 की एंट्री में नंबर ए। चलो मैं ये इसी बेस पे मैं बोलता हूँ कि ईयर 1 की एंट्री पास करो। तो यहाँ पे ईयर 1 की एंट्री में क्या हो जाएगा, लीज रेंट कितना था, 96,000 टू लेसर 96,000, लीज लेसर टू बैंक 96,000 फर्स्ट ईयर की एंट्री मैं पास कर रहा हूँ, ईयर 1 की। इसी तरह से ईयर 2 के पास करना, इसी तरह से ईयर 3 के पास करना, है ना। ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये रहा यहाँ पे सी कर देंगे। सी में क्या था एंट्री, देखो ईयर 1 की एंट्री क्या तो देखा यहाँ पे, ईयर 1 में क्या था, पीएनएल अकाउंट डेबिट कितना 48,000, एलआर एडजस्टमेंट 48,000 टू लीज रेंट। तो यहाँ पे लिख दो, पहला एंट्री लिख दो, पीएनएल अकाउंट डेबिट एलआर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू लीज रेंट, कितना, ये रहा 48,000, ये रहा 48,000, और ये रहा 96,000। बस दैट्स इट, यही तो है अब अकाउंटिंग एंट्री जो आपको पास करना है ईयर 1 में। इसी तरह से ईयर 2 का करना, इसी तरह से ईयर 3 का करना, बस हो तो गया। अपन चलते हैं अब नेक्स्ट कंसेप्ट पर। और ये जो है ना, नेक्स्ट कंसेप्ट जाने से पहले ये जो है ये एंट्री जो पास किया इन द बुक्स ऑफ, किसकी बुक्स में किया, एंट्रीज इन द, ध्यान रखना जो पेमेंट अपन कर रहे हैं ना, तो पेमेंट कौन करेगा, कौन रिकॉर्ड करेगा, ये सब लेसर को कौन ड्यू करेगा, कौन लेसर को पेमेंट करेगा, तो इन द बुक्स ऑफ लेसी है। यही सवाल एग्जाम में अगर आया तो इन द बुक्स ऑफ लेसी ही आएगा। अगर बाय द वे आपको अगर मन में कोई डाउट आता होगा, है ना, इन द बुक्स ऑफ अगर लेसर आएगा तो, ऐसा मन में अगर सवाल आ रहा है, अगर इन द बुक्स ऑफ लेसर आ गया तो क्या होगा, लेसर के लिए जो पेमेंट कर रहे थे वहाँ पे पेमेंट नहीं होगा, लेसर के लिए, लेसर के बुक में वहाँ पे पेमेंट नहीं, वो रिसीव्ड करेगा, बस बाकी सब कुछ सेम है। उसके लिए इनकम, तुम्हारे लिए जब पेमेंट कर रहे थे तुम्हारे लिए वो खर्च था, लेकिन लेसर के लिए वो इनकम रहेगा। बस हर चीज उल्टा कर देना, रिवर्स कर देना, दैट्स इट। अपन एक एग्जांपल लेते हैं। ये रहा एग्जाम्पल, पढ़ो एग्जाम्पल। चलो आपके साथ आपके लिए मैं पढ़ देता हूँ सवाल। सपोज आउटपुट्स फ्रॉम मशीन ऑफ इकोनॉमिक लाइफ ऑफ 6 years आर एस्टिमेटेड एज 10,000 इन यूनिट्स। ईयर 1 में 10,000, ईयर 2 में 20,000, ईयर 3 में 30,000, ईयर 4 में 40,000, ईयर 5 इन 40,000 इन ईयर 4, और 20,000 इन 5, और 5,000 इन 6। तो मतलब ये 6 ईयर की है ना, 6 ईयर में इतना हर साल आउटपुट इतना मशीन से प्रोड्यूस हुआ है, ये बता रहा है। आगे पढ़ते हैं। द मशीन वाज गिवन ऑन 3 year ऑपरेटिंग लीज बाय और डीलर ऑफ द मशीन फॉर इक्वल एनुअल लीज रेंटल। लीज रेंटल जो है इक्वल होगा, मतलब अगर लीज रेंटल 40,000 है तो हर साल 40,000 होगा, ठीक है, हर साल 40 इक्वल है ना,
इक्वल इज रेंटल। ये नहीं कि किसी मंथ 10, किसी मंथ 30, किसी मंथ 50, ऐसा नहीं, इक्वल इक्वल हो। जैसे अभी 96,000 लीज रेंट इक्वल था ना, लेकिन भले पेमेंट तुम 96 में से 48,000 किसी पीरियड में किया और दूसरे पीरियड में जो है ना, दूसरे पीरियड में तुमने कम ही किया, भले वो हो सकता है, लेकिन इक्वल है 96 ऐसे करके मान के चलना है। तो बोल रहा है कि लीज रेंट जो है ना, लीज रेंट कितना, लीज रेंट बोल रहा है कि जित कॉस्ट पे 20% प्रॉफिट ऐड कर दो, उतना मैं लीज रेंट लूंगा। और स्ट्रेट लाइन डिप्रेशन ऐड कर दो, इन प्रोपोर्शन ऑफ आउटपुट इज कंसिडर्ड एप्रोप्रिएट। यहाँ पे एक बात बताओ, सबसे पहले यहाँ पे रिक्वायर्ड तो नहीं है, यहाँ पे रिक्वायर्ड लिखो, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, रिक्वायर्ड लिखो। रिक्वायर्ड नंबर ए में लिखो लीज रेंट इनकम recognized in each operating year। हर साल में लीज रेंट कितना रिकॉग्नाइज होगा वो लिखो। मतलब रिकॉग्नाइज मतलब लीज रेंट कितना हर साल पेमेंट किया जाएगा, वो इसका मतलब वो हुआ। जैसे कि 96 इक्वल एनुअल लीज था, ये बोल रहे नेक्स्ट रिक्वायरमेंट में लिखिए एनुअल लीज रेंट। मतलब एनुअल लीज रेंट मतलब जैसे कि उस एग्जांपल 96,000 था, वो एग्जांपल 96,000, ये रहा 96,000 है ना, 96 ये रहा इक्वल लीज रेंट एनुअल। ये तो यही वहां पे रिक्वायरमेंट को बोल रहा है वाट, ये वाट। और नेक्स्ट बोल रहा है पेमेंट, मतलब लीज रेंट जो रिकॉग्नाइज होगा ना एवरी ऑपरेटिंग पीरियड में, वो बोल रहा है कितना होगा हर ऑपरेटिंग पीरियड में कितना आएगा लीज रेंट, वो ये है सेकंड रिक्वायरमेंट। और थर्ड रिक्वायरमेंट में चलो, थर्ड रिक्वायरमेंट में सवाल क्या पूछ रहा है, यहाँ पे चलो सवाल है ना, ये एग्जाम्पल इतना इम्पोर्टेंट है कि एग्जाम्पल है ना मॉक टेस्ट में भी आ चुका है, और मॉक टेस्ट में भी ऑलरेडी एमटीपी में आ चुका है। और आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 16 देख लो, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की क्वेश्चन नंबर 16 वहां पे भी ऑलरेडी पूछ रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में आपको है ना डिप्रिसिएशन निकालो, है ना डिप्रिसिएशन फॉर 3 years ऑफ लीज, डिप्रिसिएशन फॉर 3 years ऑफ लीज। चलो ये 3 चीज निकालना है अपने को। एक बात मैं बता देता हूं, अभी जो किए ना वही कंसेप्ट हमेशा ध्यान रखना है। लीज रेंट इनकम रिकॉग्नाइज्ड, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इनकम रिकॉग्नाइज्ड होगा, एक बात ध्यान रखो, जो इनकम रिकॉग्नाइज्ड होगा वो किसके हिसाब से ये सवाल पूछ रहा है। यहाँ पे इनकम रिकॉग्नाइज्ड, इनकम ये शब्द ही क्यों लिया, इनकम रिकॉग्नाइज्ड ही क्यों लिया, ये इनकम रिकॉग्नाइज्ड बोल रहा है। अगर यहाँ पे बाय द वे मिस्टेक से अगर एग्जामिनर है ना मिस्टेक से ही या जानबूझ के अगर यहाँ पे बोल देता पास ऑल्सो जर्नल एंट्रीज, पास ऑल्सो जर्नल एंट्रीज, सिर्फ इतना दे देता तो क्या करता, तब क्या करता, तब किसके बुक्स में एंट्रीज लिखता भाई ये बता। अगर ऐसा तो देगा नहीं, लेकिन फिर भी एज्यूम करके चलो, फिर इन द बुक्स ऑफ लेसी जर्नल एंट्रीज पास करोगे या फिर इन द बुक्स ऑफ लेसर, इन द बुक्स ऑफ लेसर में एंट्रीज पास होगा, क्योंकि यहाँ पे बोल दिया इनकम रिकॉग्नाइज्ड। जो लीज रेंट जो है ना, लीज रेंट किसके लिए इनकम हो सकता है, एक ही बंदा के लिए हो सकता है, वो है लेसर। तो लेसर के लिए इनकम हो सकता है, तो इसीलिए एंट्रीज भी अगर बाय द वे अगर पूछ दिया तो इन द बुक्स ऑफ लेसर एंट्री पास करेंगे। जो एंट्री अपन किए थे उसी एंट्री को रिवर्स करके, चलो मैं यहाँ पे वो जो वहाँ पे एंट्री रिवर्स करके नहीं बताया ना, यहाँ पे मैं बता दूंगा एंट्री भी पास करके इन द बुक्स ऑफ लेसर के। तो वहाँ पे मैं इन द बुक्स ऑफ लेसी ऑलरेडी बता ही दिया, यहाँ पे इन द बुक्स ऑफ लेसर भी कैसे होता है वो भी बता दूंगा। अब और अगर यहाँ पे इनकम के सेटअप पे अगर बोलता है लीज रेंट पेमेंट रिकॉग्नाइज्ड है ना, पेमेंट कितना होता, तो इन द बुक्स ऑफ क्या होता है लेसी। चलो मैं दोनों बता दूंगा यहाँ पे, इन द बुक्स ऑफ
ना, इन द बुक्स ऑफ एज्यूम करके इन द बुक्स ऑफ लेसी भी बता दूंगा यहाँ पे एंट्री क्या होगा ये इसका सोल्यूशन करने के बाद, और इन द बुक्स ऑफ लेसर क्या होगा, इन द बुक्स ऑफ लेसर क्या होगा, दोनों मैं बता देता हूँ। पहले ये कुछ सवाल समझ लिए। चलो सबसे पहले इसका सोल्यूशन लिखो। और नंबर ए में क्या है, नंबर ए में फाइंड करना है क्या, नंबर ए फाइंड करने से पहले कुछ गिवन है वो लिख दो ताकि प्रेजेंटेशन और अच्छा रहेगा। कॉस्ट कितना है 5 लाख, और अपने को टोटल कॉस्ट इतना है तो टोटल लीज रेंट कितना आ जाएगा, लीज रेंट आ जाएगा कॉस्ट प्लस 20% प्रॉफिट प्लस 20% मार्जिन, तो कितना हो जाएगा 5 दूना 10 मतलब 1 लाख, तो 6 लाख कितना आ जाएगा 6 लाख। टोटल लीज रेंट कितना आ जाएगा 6 लाख, और कॉस्ट कितना आ जाएगा मशीन की कॉस्ट 5 लाख। ठीक है, अब चलो अपन नेक्स्ट पेज पर सोल्यूशन तरफ। तो अपन अपना रिक्वायरमेंट क्या था, सबसे पहले रिक्वायरमेंट नंबर ए में क्या क्या कैलकुलेट करना था, लीज रेंट देखो, इनकम था ना, तो इनकम अगर पेमेंट होता तो वो भी कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन अगर जर्नल एंट्रीज पूछता तो दिक्कत तो भी नहीं होता। मतलब कंसेप्ट क्लियर होना ये चाहिए कि पेमेंट होता तो इन द बुक्स ऑफ जर्नल एंट्रीज लेसी में पास करते हैं, इनकम हो रहा है तो अपन जर्नल एंट्रीज किस में पास करेंगे, लेसर में। बाकी सब वही है, खेला बस पेमेंट और इनकम से सिर्फ लेसी और लेसर के बुक्स में एंट्रीज चूज करने में प्रॉब्लम है। तो ये कंसेप्ट क्लियर तो एंट्रीज भी क्लियर। लीज रेंट इनकम रिकॉग्नाइज्ड इन ईच ऑपरेटिंग ईयर। चलो तो ईयर लीज कितने साल के लिए, ये सवाल देखा क्या, कितने साल के लिए लीज लिया है। आउटपुट तो 6 ईयर के लिए था, लेकिन लीज कितने साल के लिए है। देखो आउटपुट तो 6 ईयर, टोटल 6 ईयर है, लेकिन लीज कितने साल के लिए, पढ़ो सवाल पढ़ो कहीं पे मिल जाएगा। द मशीन वॉज गिवेन ऑन 3 ईयर ऑपरेटिंग लीज, सिर्फ 3 साल के लिए मशीन है लीज पर। ठीक है, तो ईयर 1, ईयर 2 और ईयर 3। फिर उसके बाद ये हो गया आउटपुट लिखो। आउटपुट किस में है, यूनिट्स में है। आउटपुट किसमें है, यूनिट्स में है। और अपना यहाँ पे लीज रेंट पर एनम कितना आएगा वही निकालना है, यही तो अपने को निकालना है, यहीं पर निकाल रहे हैं। ठीक है, डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी ओके। ये निकाल एक सेकंड, यहाँ पे ईयर लिख दो और यहाँ पे ईयर 1 कर दो, इसको ईयर 2 कर दो और इसको ईयर 3 कर दो, ईयर 1 to ईयर 3। ये ठीक है ना। अब आउटपुट देखो, फर्स्ट ईयर में कितना था, फर्स्ट ईयर में देखो सवाल देखो और बताओ आउटपुट कितना है 10,000। सेकेंड ईयर में कितना आउटपुट है 20,000। थर्ड ईयर में कितना आउटपुट है 30,000 यूनिट्स लीज रेंट पर एनम। अब मुझे एक बात बताओ, अगर पर यूनिट, एक यूनिट पे लीज रेंट कितना होगा, ये अगर निकाल लोगे, एक यूनिट पे लीज रेंट कितना होगा ये अगर मालूम चल जाएगा, निकाल लोगे, तो 10,000 यूनिट पे कितना लीज रेंट होगा, इनटू दैट 20,000 रुपए। एक यूनिट पे लीज रेंट इतना है तो 20,000 यूनिट पे इतना, 30,000 यूनिट पे इतना। अब वो निकालने के लिए चलो अपन थोड़ा सा एक स्टेप पीछे चलते हैं, या फिर यहाँ पे भी अपन कर सकते हैं, ऐसे इसको कर लो। और यहाँ पे मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ, और यहाँ पे अब ये बताओ टोटल लीज रेंट है कितना 6 लाख, और टोटल आउटपुट कितना है, टोटल आउटपुट अगर टोटल आउटपुट से डिवाइड कर देंगे लीज रेंट में तो एक आउटपुट की लीज रेंट आ जाएगा। टोटल आउटपुट कितना है, और टोटल आउटपुट मतलब 6 ईयर 1 से लेके ईयर 6 ईयर तक टोटल आउटपुट जो प्रोड्यूस हुआ कितना है, जोड़ दो सबको। 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 20,000,
25,000, 5,000, ये सबको जोड़ दो, और सबको जोड़ने के बाद कितना आएगा? 1,25,000। तो बस 1,25,000 आ गया। तो एक रेंट 1 यूनिट का आ गया। देयरफॉर इसको देयरफॉर है ना, देयरफॉर लिख दो, लीज रेंट पर यूनिट इक्वल्स टू 6 लाख डिवाइड बाय 125। ये पर यूनिट का आ गया। और मैं पूछूंगा 10 यूनिट का कितना, तो इंटू 10,000, 20,000 के कितना, इंटू 20,000, 30,000 के कितना, तो इंटू 30,000। बस वही निकाल दो। 6 लाख 1,25,000 1 यूनिट का इंटू 10,000, सेम इंटू 20,000 कितना, सेम इंटू यहाँ पे 30,000 कितना। अब बताओ रिजल्ट कितना यहाँ पे आ गया? 48,000, यहाँ पे कितना 96,000, और यहाँ पे कितना 144,000, 144, 1,40,000। ठीक है, ये अपना रिक्वायरमेंट ए, जो लीज रेंट पर एनम कितना पेमेंट किया उसके लिए। तो इनकम होगा, कितना इनकम हुआ, कितना इनकम रिकॉग्नाइज होगा। फर्स्ट ईयर में इतना रिकॉग्नाइज हुआ, सेकेंड में इतना रिकॉग्नाइज हुआ, और थर्ड में इतना रिकॉग्नाइज हुआ। ठीक है, और अपन चलते हैं अब रिक्वायरमेंट नंबर 2 पे। रिक्वायरमेंट 2 यहीं पे हो जाएगा, यहीं पे सल्टा दूंगा इसको। बी, रिक्वायरमेंट बी में क्या पूछा है? एनुअल लीज रेंट, मतलब एनुअल लीज रेंट इक्वल होना चाहिए। हर साल इक्वल रेंट कितना पे करेगा वो। तो टोटल लीज रेंट कितना पे कर रहा है ये तीनों साल में, टोटल लीज रेंट कितना पे करेगा, टोटल उसी को डिवाइड कर दूंगा तो इक्वल आ जाएगा ना। 48,000 टोटल 90, टोटल रेंट कितना पे किया 3 साल में, इतना पे किया, और डिवाइड बाय 3। तो हर साल कितना पे करना पड़ेगा? हर साल का रेंट कितना था इक्वली 96,000 पर एनम, मतलब ईच ईयर कितना पे करना था एनुअल लीज रेंट 96,000। ये हो गया अपना रिक्वायरमेंट नंबर 2। और रिक्वायरमेंट नंबर 3 में चलो क्या है, देखो सवाल नंबर 16 है ना, ये भी करना है यहाँ पे। एनुअल लीज रेंट इनकम डिस्ट्रीब्यूशन फॉर 3 इयर्स, ये 16 प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, सेम है। पहले यहाँ पे सी अपन को करना है, तो सी कहाँ पे लिखोगे? यहाँ पे आएगा क्या सी? यहाँ पे तो आएगा नहीं, तो यहाँ पे कर देता हूँ मैं सी। यहाँ पे नहीं करूँगा, यहाँ पे करूँगा सी। रिक्वायरमेंट कितना, रिक्वायर्ड नंबर कितना था सी। ये सी का सोल्यूशन क्या था? कैलकुलेशन ऑफ डिप्रिसिएशन, है ना, डिप्रिसिएशन। हर साल डिप्रिसिएशन कितना पे करेगा। अगर ये बताओ, अगर तुम्हें ये पता चल जाएगा हर साल कितना यूनिट है, ईयर 1, यहाँ पे पहले लिख लो, ईयर 1 2 3, 3 साल है ना अपना। तो ईयर 1 के आउटपुट कितना 10, 10 के, 20 के, और ये रहा 30 के। और नेक्स्ट ईयर आ जाओ ना, यहाँ पे लिखो डिप्रिसिएशन चार्ज फॉर मेकिंग फॉलोइंग यूनिट्स। ये यूनिट पर कितने डिप्रेशन, ये यूनिट बनाने में कितने डिप्रेशन चार्ज होगा? 10,000 यूनिट बनाने में कितने डिप्रेशन चार्ज किया जाएगा ये बताओ। अगर ईयर 1 में 10,000 यूनिट्स बनाया, अगर ईयर 1 में है ना, ईयर 1 में 10,000 यूनिट्स मशीन से प्रोड्यूस किया, तो हर एक यूनिट पर कितना डिप्रेशन चार्ज होगा? अगर हर एक यूनिट पर डिप्रेशन अगर निकल जाए तो 10,000 पे कितना इंटू, 20,000 पे कितना इंटू, 30,000 कितना इंटू कर देंगे ना। तो लेकिन यहाँ पे डिप्रिसिएशन बोल रहा है कि प्रोपोर्शन बेसिस पे निकालने के लिए, इसीलिए प्रोपोर्शन बेसिस ये है अपना, ये प्रोपोर्शन बेसिस है। ये देखो 10:20:30, ये है अपना 10:20:30, ये प्रोपोर्शन है ना। अगर डिप्रेशन का रेट दिया होता तो अपन कॉस्ट, हमेशा एक बात याद रखना, डिप्रिसिएशन कॉस्ट पे चार्ज करेंगे, कॉस्ट पे। डिप्रेशन किस पे चार्ज करेंगे? डिप्रेशन चार्ज
इस पे करेंगे, हमेशा कॉस्ट पर करेंगे। अगर कॉस्ट है अपने पास और डिप्रेशन की रेट है तो बस ईयर 1 में स्ट्रेट लाइन पे है तो हर साल वही सेम रहेगा, और WDP पे है तो हर साल डिप्रेशन चार्ज करके जो कॉस्ट बचे, जैसे कि अगर 1 लाख डिप्रेशन है, इस पे 10% डिप्रेशन चार्ज है ना, तो 1 लाख इंटू 10% कितना, 10,000 डिप्रेशन हो गया। अगर डिप्रेशन स्ट्रेट लाइन बेसिस पे है तो ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 तीनों साल पे 10,000 है ना। अगर WDP पे है, WDP पे तो नेक्स्ट ईयर क्या हो जाएगा, 90,000। कॉस्ट कितना हो जाएगा, 1 लाख माइनस 10,000, ये माइनस करके 90,000, इस पे फिर 10% 9,000। फिर थर्ड ईयर में क्या होगा, 9,000 माइनस कर दो 90 से तो 81,000, और 80,000 पे 10% लगाएंगे जो आएगा 8100, जितना आएगा वो, है ना, इस तरह से। और यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बेसिस तो है, लेकिन यहाँ पे बोल रहे हैं प्रोपोर्शन बेसिस। आउटपुट जो है ना, आउटपुट का आधार पे डिप्रेशन चार्ज करो, आउटपुट के आधार पे डिप्रेशन चार्ज करो और पढ़ो ये सवाल। देखो यहाँ पे बोल रहे हैं स्ट्रेट लाइन बेसिस है डिप्रेशन, लेकिन इन प्रोपोर्शन ऑफ आउटपुट हिसाब से जितना आउटपुट हर साल प्रोड्यूस किया उस अनुसार से डिप्रेशन चार्ज करो, ठीक है, उस अनुसार से डिप्रेशन चार्ज करो। तो उसी अनुसार से अपन कर देंगे, क्या दिक्कत है। मुझे सिर्फ एक चीज पता लगाना है कि एक आउटपुट पे डिप्रेशन कितना चार्ज किया, तो अपन यहाँ पे लिखो, यहाँ पे क्या लिखना है। सबसे पहले तो कॉस्ट ऑफ एसेट पता चल गया ना, कॉस्ट ऑफ एसेट कितना है, कॉस्ट ऑफ एसेट कितना है। और हमेशा डिप्रिसिएशन कोई भी मेथड हो कॉस्ट पे लगाएंगे, कॉस्ट है कितना, 5 लाख। तो यहाँ पे डिप्रिसिएशन चार्ज फॉर मेकिंग 1 यूनिट लिखो यहाँ पे, फॉर मेकिंग 1 यूनिट इक्वल टू कितना, कॉस्ट डिवाइड बाय कितना टोटल आउटपुट था, टोटल और डिवाइड बाय टोटल आउटपुट, मतलब इसका मतलब ये होगा कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल आउटपुट। टोटल आउटपुट से अपन डिवाइड कर देंगे तो एक आउटपुट कहने का मतलब टोटल यूनिट, कॉस्ट में अगर टोटल यूनिट से डिवाइड कर देंगे तो एक यूनिट का डिप्रेशन चार्ज आ जाएगा, है ना। जैसे टोटल लीज रेंट में टोटल यूनिट से अपन डिवाइड कर दिया तो एक यूनिट की लीज रेंट कितना वो आ गया। वैसे यहाँ पे कॉस्ट में टोटल आउटपुट से अपन डिवाइड कर देंगे और यूनिट से डिवाइड कर देंगे तो एक यूनिट का डिप्रेशन आ जाएगा। तो ये रहा अपना एक यूनिट की डिप्रेशन। और यहाँ पर क्या करेंगे, बस एक यूनिट का ये रहा 5 लाख, ये रहा एक यूनिट का 5 लाख, और 10 एक यूनिट का इतना तो 10,000 के कितना, तो इंटू 10,000। और इसी तरह से 20,000 के यूनिट के डिप्रेशन कितना, इतना। इसी तरह से 30,000 यूनिट की डिप्रेशन कितना, इतना। तो ये कितना आएगा, देखो ये आ जाएगा, कैलकुलेट करो, और कैलकुलेट करने के बाद ये आएगा कितना, 40,000, और ये आ जाएगा 80,000, और ये आ जाएगा नेक्स्ट 1,20,000, ठीक है, 1,20,000। ये अपना तीनों रिक्वायरमेंट हो गया, रिक्वायरमेंट ABC। अगर इंक्रीज होता, अब मैं क्या बोला था, इंक्रीज कोई बात नहीं, इन द बुक्स ऑफ, अगर इन द बुक्स ऑफ अगर लेसी होता तो मुझे ये बताना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने लेसी को ऑलरेडी बता दिया। नंबर A जो था ड्यू करो, फिर नंबर है ना, ड्यू करो लेसर को, फिर उसको पेमेंट करो, है ना, लेसर टू बैंक पेमेंट करो, फिर उसको ना पेमेंट करने के बाद है ना LR एडजस्टमेंट की एंट्री करो, LR एडजस्टमेंट की एंट्री करो, LR एडजस्टमेंट की एंट्री करो, ये एंट्री पास करना है। इसमें LR एडजस्टमेंट कहाँ पे होगा, जहाँ पे नंबर A में जो निकाला था ना इनकम रिकॉग्नाइज, वहाँ पे इन द बुक्स ऑफ लेसी, तो इस कंडीशन में लेसी तो रहेगा नहीं, क्योंकि वहाँ पे इनकम रिकॉग्नाइज किया, तो इस केस में इन द बुक्स ऑफ लेसी पूछेगा नहीं। अगर पूछेगा तो इस तरह से ABC करके एंट्री जैसे वहाँ पे पास किया वैसे कर देना। लेकिन यहाँ अगर इस केस में अगर पूछेगा तो पूछेगा इन द बुक्स ऑफ लेसर, इन द बुक्स ऑफ लेसर पूछेगा, ठीक है। अगर इन द बुक्स ऑफ लेसर पूछेगा तो क्या किया जाएगा, लेसर। और ऑपरेटिंग लीज में एक बात तो ध्यान रखना है, ये एक ऑपरेटिंग लीज में एक और हिंट मिल गया। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि डिप्रेशन चार्ज करो, क्या बोल रहा है, डिप्रेशन चार्ज करो। तो भाई लीज में
फाइनेंस लीज में लेसी करता था उस है ना डिप्रेशन चार्ज, लेकिन ऑपरेटिंग लीज में क्या होता है कि है ना लेसर ही ऑपरेटिंग लीज में डिप्रेशन चार्ज करता है। तो डिप्रेशन चार्ज कर रहा है और इनकम रिकॉग्नाइज बोल रहा है, दो हिंट मिल गया इन द बुक्स ऑफ लेसर। अपन एंट्री पास करेंगे। चलो एंट्री पर पास मैं करके दिखा देता हूँ। नेक्स्ट पेज लो, ये पेज एंट्री पास करो इन द बुक्स ऑफ लेसर, ये उसी चीज के है ना। इन द बुक्स ऑफ लेसर उसी चीज को सबसे पहले एंट्री अगर लेसर की बुक में, लेसर अपने बुक में अगर एंट्री पास करेगा, अगर सपोज मैं लेसर हूँ, मैंने किसी को रिलीज रेंट पे दिया, कोई अपने असेट दिया, कोई भी चीज दिया, तो मैं अपने बुक में क्या लिखूंगा? सबसे पहले एंट्री नंबर 1 में है ना, सबसे पहले एंट्री मशीन जो था है ना उसको डेबिट कर दो, और 2 ये एंट्री याद ही कर लेना है ना, मशीन अकाउंट डेबिट टू परचेज है ना, जितना कॉस्ट था उतना मशीन की कॉस्ट यहाँ पे लिख देना है। नंबर 2 अब क्या बोलो, ये तो अनिवार्य एंट्री लिखना है, ये वन टाइम एंट्री, ये तो वन टाइम एंट्री है। अगर ईयर 1 2 3 तो 4 5 जितने भी ईयर क्यों ना बनाओ, तो ईयर 1 में सिर्फ आएगा ये अनिवार्य एंट्री कंपल्सरी, सिर्फ एक बार ही तो मशीन इस पे उसको मैंने दिया है ना, एक ही बार तो दिया, फिर बाकी फिर रिमाइनिंग ईयर्स में ये एंट्री नहीं आएगा। फिर उसके बाद पेमेंट आने लगेगा, अपने पास इनकम आने लगेगा, और फिर लिखना। और अब मैं लेसर हूँ, तो मैं अपने बुक में नंबर ए में मैं किसके नाम चढ़ाऊंगा? मैं लेसर को है ना, लेसी को चढ़ाऊंगा, लेसी करूंगा डेबिट है ना। किसको मैं डेबिट करूंगा, मतलब ड्यू किसको करूंगा? लेसी को, लेसी अकाउंट डेबिट है ना टू लीज रेंट। लीज रेंट को मैंने है ना, लेसी मेरे लिए एक डेप्टर की तरह है, मैं इसको मैं डेबिट करूंगा क्योंकि इससे मुझे पैसा लेना है, इससे मुझे इनकम आना है, इसलिए इसको मैं डेबिट करूंगा। और नेक्स्ट एंट्री, इसको लेसी को मैंने ड्यू किया क्योंकि लेसी को डेबिट करूंगा कि जितनी अमाउंट उतनी अमाउंट ही तो मुझे मिलेगा, उतनी अमाउंट ही तो मुझे है ना मिलेगा। और जो मुझे मिलेगा, जो मैं रिसीव करूंगा, कैश रिसीव किया तो बैंक अकाउंट क्या होगा? डेबिट है ना। और अपने बुक से अब क्या करूंगा? पैसा रिसीव कर लिया तो लेसी जो मैं जिसको नाम बुक किया था, ड्यू किया था, उसको हटा दूंगा, उसको मैं क्रेडिट कर दूंगा है ना। और नंबर सी में जो था अपना एलआर एडजस्टमेंट की एंट्री, एलआर एडजस्टमेंट की एंट्री पास कर दो। एलआर एडजस्टमेंट की एंट्री, एलआर एडजस्टमेंट में क्या होगा? एलआर एडजस्टमेंट में जब लेसिंग के लिए जब बनाओगे तो जनरल एंट्री जो वहां पे लेसर के लिए जो था, जस्ट इसके लिए अपोजिट हो जाएगा। इसके लिए क्या हो जाएगा? थोड़ा सा अपोजिट हो जाएगा। इसके लिए लीज रेंट, इसके लिए लीज रेंट जो है ना, लीज रेंट इनकम है, वहां पे उसके लिए लीज रेंट क्या था? खर्च था। तो इसके लिए लीज रेंट क्या हो जाएगा? इनकम। तो इसके लिए जनरल एंट्री माना जाएगा लीज रेंट अकाउंट डेबिट, जनरल एंट्री लीज रेंट अकाउंट डेबिट, और ये इनकम है इसीलिए पेंडल में क्रेडिट होगा ये, ठीक है। लीज रेंट कहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा? ये लीज रेंट पेंडल में क्रेडिट साइड, क्योंकि इनकम है। लेसर अपने बुक में इनकम इसको है ना, इनकम इसको मानेगा, और इनकम हुआ इसके लिए तो पेंडल में क्या करेगा? क्रेडिट करेगा। और इसी पे अब है ना, जहाँ पे एलआर एडजस्टमेंट डेबिट हुआ है ना, यहाँ पे डेबिट यहाँ पे लिख देना। अगर एलआर एडजस्टमेंट जितना उसको रिसीव करना बाकी रह गया, क्रेडिट जितना रिसीव करना बाकी रह गया, तो क्रेडिट में यहाँ पे क्रेडिट में दे देना। जैसे कि एज एग्जाम्पल, जैसे मैं एलआर एडजस्टमेंट ईयर 1 के मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ। इसी एग्जाम्पल से देखो, इसमें है ना ये लीज रेंट है क्या? हाँ लीज रेंट है ये देखो। हर साल कितने इनकम उसको मिलना था, कितने लीज रेंट उसको मिलना था? 96,000, राइट। ये तो क्लियर है, 96,000 लीज रेंट उसको मिलना था, ठीक है। लेकिन फर्स्ट ईयर में कितना मिला उसको सिर्फ कितना मिला? 48,000। और कितना मिलेगा? और कितना एडजस्टमेंट उसको
और कितना रेंट उसको मिलना चाहिए 48,000, जो कि ये क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन लेसिंग बुक में अपन इसको क्या करते थे, डेबिट, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ये क्रेडिट। और इसमें क्या होगा, ये पूरा का पूरा ईयर 2 में कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा, क्योंकि ईयर 2 में जितना रेंट लीज रेंट इनकम मिलना था उतना 96 मिलना था, 96 मिल गया, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा। और इसमें 144, इसमें यहाँ पे उसको कितना मिलना था 96,000, लेकिन इसमें 48,000 क्या ज़्यादा दे दिया, तो क्या करेगा लेसर कि भाई तुम अपना रेंट पहले वाले एडजस्ट कर लो डेबिट कर लो। जस्ट उल्टा किया, पहले यहाँ पे क्रेडिट लेसी के बुक में अपन यहाँ पे क्या करता था, क्रेडिट, देख लो पीछे जाके, यहाँ पे देखो क्रेडिट किया था, यहाँ पे देखो क्रेडिट किया था, क्रेडिट था ये पे, यहाँ पे क्रेडिट, यहाँ पे डेबिट, जस्ट उल्टा किया, यहाँ पे क्रेडिट हो गया, यहाँ पे डेबिट हो गया, क्योंकि एक के लिए इनकम है, एक के लिए एक्सपेंस है, तो पूरा क्या हो जाएगा, जस्ट रिवर्स हो जाएगा। वही रिवर्स किया, और रिवर्स में और कुछ यहाँ पे क्रेडिट है तो यहाँ पे क्रेडिट साइड आ जाएगा एंट्री, जो डेबिट है तो डेबिट साइड चला जाएगा, बस वही तो किया ना। ईयर वन में फिर क्या आ जाएगा, यहाँ पे ईयर 1 में क्रेडिट था 48,000, तो लीज रेंट अकाउंट 48,000, मतलब इनकम इतना आया उसके पास, और एलआर एडजस्टमेंट के रूप से ऐसा क्रेडिट है, एलआर एडजस्टमेंट उसके लिए यहाँ पे क्रेडिट आया क्या, हाँ क्रेडिट आया, तो बस ये क्रेडिट एलआर लीज रेंट 96 हो जाएगा, फिर 96,000 इतना उसको मिलना है इनकम। और टू पेंडल, अच्छा पेंडल मतलब क्रेडिट कितना, इनकम कितना मिला 48,000, और बाकी कितना और मिलेगा जो एडजस्टमेंट के रूप में लिख रखा है लेसर 48,000, यही तो है। और इसी तरह से ईयर 2 ईयर 3 सारे को इसी तरह से पास करेंगे, इतना आसान है, कोई हार्ड नहीं है, मुश्किल नहीं। अब अपन करेंगे कोई सवाल नंबर, ये लिख लो, इसको मैं रब कर दूंगा पूरी की पूरी, ये पूरी पेज चाहिए मुझे। अब करेंगे है ना सवाल नंबर 16 करेंगे। अब सेम देखो, अभी जो किया सेम कोई सवाल, अभी जो क्वेश्चंस किया ना सेम क्वेश्चंस है या नहीं। और मशीन वाज गिवन 3 इयर्स ऑपरेटिंग लीज, 3 साल के लिए लीज है, और मशीन के है और बोल रहा है इक्वल एनुअल लीज है ना, हर साल इक्वल होगा, जैसे 96 था वैसे ही। और बोल रहा है कि 30% प्रॉफिट मार्जिन ऑन कॉस्ट, मतलब लीज रेंट कितना होगा कॉस्ट पे, इस बार 30, वहाँ पे 20% था तो यहाँ पे 30% कर दिया बस, तो इतना प्लस 30% कर देना, यहाँ पे लीज रेंट आ जाएगा। और बोल रहा है कि 5 साल की टोटल ईयर्स है, लेकिन उसमें 5 साल के स्टीम 5 साल टोटल मशीन की लाइफ है, और 5 साल में मशीन ने प्रोड्यूस किया 40,000, 50,000, 60,000, 80,000, 70,000 इतने यूनिट्स हर साल रिस्पेक्टिवली ईयर 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर 4 ईयर 5 करके इतने यूनिट्स प्रोड्यूस किया। और स्ट्रेट लाइन प्रोपोर्शन पे करना है, लेकिन इन द प्रोपोर्शन ऑफ यूनिट, मतलब आउटपुट हिसाब से स्ट्रेट लाइन डिप्रेशन चार्ज करना है, लेकिन इन द प्रोपोर्शन ऑफ आउटपुट, ठीक है। मतलब एक आउटपुट मतलब यूनिट, आउटपुट मतलब इन द प्रोपोर्शन यूनिट, मतलब एक यूनिट पे अगर डिप्रेशन निकल जाएगा तो बाकी फर्स्ट ईयर में कितना यूनिट था वो इंटू होते, इंटू नेक्स्ट ईयर में कितना यूनिट था इंटू दैट, इंटू थर्ड ईयर की यूनिट, इस तरह से आ जाएगा। और बोल रहे हैं कंप्यूट द अप्लाई एनुअल लीज रेंट। एनुअल लीज रेंट मतलब कितना, मतलब एनुअल लीज रेंट इनकम जितना टोटल इनकम, मतलब जितना रेंट जितना पे किया तीनों साल में, ठीक है, तीनों साल में कितना रेंट पे किया वो तीनों को डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा ना अपना एनुअल लीज रेंट पर एनम कितना है, हर साल इतना रेंट इक्वली पेमेंट इतना करना पड़ता, और डिप्रेशन तीनों साल निकाल दो, वही है सेम केस है। इसको मैं बनाना पड़ेगा क्या, चलो मैं शॉर्टकट कर देता हूँ, थोड़ा सा हिंट करके देता हूँ। ये सेम क्वेश्चन है, सेम सवाल है, वही मुझे तो बनाने का बिल्कुल मन नहीं है, थोड़ा सा हिंट टाइप के कर देता हूँ। इसमें हिंट का भी कोई आवश्यकता, कोई नया पॉइंट ही नहीं है, डिप्रेशन उसी तरह से निकालना है बस। एलआर लीज रेंट है ना, इनकम है ना, ईयर 1 2 3, और यहाँ पे हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा रिसीव्ड, या एलआर, या लिख लो है ना, ये लिख सकते हो
रेंट रेंट लीज रेंट लीज रेंट रिसीव्ड हर साल कितना होगा वो तो आपको निकालना पड़ेगा, है ना। हर साल कितना होगा ये निकालना पड़ेगा। और यहाँ पे LR एडजस्टमेंट, ये लेकिन चाहिए नहीं, यहाँ पे मांग नहीं रहा है। ये चाहिए क्या, ये चाहिए बताओ, LR एडजस्टमेंट चाहिए? LR एडजस्टमेंट सवाल में मांग नहीं रहा है। हाँ, तो दूसरा क्या था, लीज रेंट। और यहाँ पे और क्या बोल रहा है, LR एडजस्टमेंट यहाँ पे अपने को मांग नहीं रहा है। ये सब बढ़ाना के नहीं है, इसका एंट्री भी पास नहीं करना है। बस ये ईयर 1 लीज रेंट रिसीव्ड और ये हो गया अपना आउटपुट हिसाब से, कोई भी हिसाब से कभी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पहले आउटपुट लो, फिर लीज रेंट रिसीव्ड कितना होगा ये पता लगाना है। लीज रेंट रिसीव्ड कितना होगा, रिसीव्ड, और ये आउटपुट के आधार पर निकालेंगे। तो ईयर 1 में कितना आउटपुट है, देखो यहाँ पे ईयर 1 में कितना आउटपुट है, 50,000 या 40,000, 40 के 50 के और ये रहा 60 के, 40 50 60। तो अगर लीज रेंट एक यूनिट पे निकल जाए तो 40,000 पे भी निकल जाएगा, 50,000 भी निकल जाएगा, 60,000 भी निकल जाएगा। तो एक यूनिट पे कितना, ये 1,50,000 टोटल लीज रेंट कितना, टोटल लीज रेंट 1,50,000 प्लस 30% इक्वल्स टू 15 या 45 कितना हो सकता है। अगर लाख पे होता तो 30,000, 50,000 हुआ तो 50,000 पे हुआ तो 50%, मतलब 30 और 50 मतलब 15, 45 देख लो एक बार कितना आ रहा है कैलकुलेटर पे। 1,00,000 1,00,000 प्लस 30% 195। हाँ ठीक तो बोल रहा हूँ, ठीक ही बोल रहा था, कैलकुलेशन ठीक ही था। 1,95,000 ठीक है। तो लीज रेंटल इसी तरह से यहाँ पे 1,95,000 ये हो गया। और टोटल इसको आउटपुट जोड़ दो, डिवाइड करेंगे टोटल यूनिट से, तो एक यूनिट की लीज रेंट आ जाएगा। कितना यूनिट है देखो, 3 लाख यूनिट है, बस 3 लाख यूनिट है। सबको जोड़ को यहाँ इसी तरह से यहाँ पे 195 डिवाइड बाय 3 लाख इंटू कितना, इस ईयर में अगर 40 एक यूनिट की इतना तो 40,000 यूनिट पे कितना, इतना 50,000 यूनिट पे कितना, इतना 60,000 यूनिट पे कितना, इतना। ये अपना निकल गया, ठीक है। ये पहले वाले था, इसको अपन में ये पहले वाले था ना, एग्जाम्पल वाले था वो। और ये है क्वेश्चन नंबर 16 की रिक्वायर्ड नंबर अपना ए, रिक्वायर्ड नंबर बी तो ये अपना कर लिया, ये रिक्वायर्ड नंबर ये अपना बी है, बी ये लीज ये हो गया। और अपना चाहिए यहाँ पे आगे में दे दिया तो अपने आगे ये यहाँ पे कर देते हैं ये। तो हर साल कितना पेमेंट किया ये देख लो, हर साल कितना पेमेंट किया। यहाँ पे ये जो निकाला ना, ये जो निकाला, ये तीनों को जोड़ दो। मानो ए बी सी पेमेंट किया, मानो क्या पेमेंट किया, ए बी सी पेमेंट किया, तो यहाँ पे टोटल कितना मान लो इनकम रिकॉग्नाइज हुआ ए बी सी। तो ए बी सी तीनों पेमेंट डिवाइड में इतना, तो इतना एल आर इनकम ईच ईयर होगा, ठीक है। ईच ईयर इतना होगा। बस सी में डिप्रेशन कैसे सबसे एक यूनिट बनाने में कितने डिप्रेशन चार्ज होगा। तो कॉस्ट हमेशा कॉस्ट पे चार्ज करेंगे डिप्रेशन, और डिवाइड बाय टोटल यूनिट 3 लाख। तो ये आ जाएगा एक यूनिट पे फॉर वन यूनिट ना, डिप्रेशन फॉर 1 यूनिट। अब ईयर 1 2 3
ईयर 1 में कितना यूनिट है, 40 के, 50 के और 60 के यूनिट है। और इसी हिसाब से मुझे बताओ एक यूनिट पे डिप्रेशन इतना, तो 40,000 यूनिट पे डिप्रिसिएशन कितना, 1,50,000 डिवाइड बाय 3 लाख इंटू, और इसी तरह से ये 50,000 पे इतना, और इसी तरह से 60,000 पे इतना। ये रहा तीनों आंसर, ठीक है। अब LR एडजस्टमेंट की सारे मतलब AS19 लीज की सारे कंसेप्ट क्लियर हो गया, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ठीक है। ये अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल था, बहुत ही इम्पोर्टेंट था, क्योंकि अब लीज में पहले वाले सवाल पूछ के एग्जामिनर थक चुका है, इसीलिए एक नया सवाल दिया गया अमेंडमेंट में। ये नया अमेंडमेंट है ना, एप्लीकेबल है 2021 के बाद। ये सवाल, पहले तो ये सवाल हमारे टाइम पे नहीं था, लेकिन अभी आया, क्योंकि अब आया तो ये सवाल एग्जाम में है ना, एग्जाम के आने की ऐसे अब नया सवाल है, नया कंसेप्ट दिया, तो ये सवाल आने में अब इसका प्रोबेबिलिटी कुछ ज़्यादा बढ़ जाता है। चलो ठीक है, थैंक यू एंड सपोर्ट द चैनल प्लीज।